हाय, मैं आपका अजीत। आज कहानी ना समझ। इस कहानी में जो आप बैकग्राउंड की हरकत सुनेंगे वो जादू अभी मिश्रा का है। आपका अजीत भी आपसे एक जादू की उम्मीद रखता है कि आपकी उंगलियां आपके अजीत चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को छुए। आपका अजीत हमेशा आपका है। तो आइए सुनते हैं ना समझ। बेटा, ये चश्मा लेते जाना, कल गिरकर टूट गई थी। वो कल आयरा ने खेल खेल में उठा लिया था और उससे गिरकर टूट गई। कपकपाती हाथों से एक चश्मा जतीन की तरफ बढ़ाते हुए उनके पापा ने कांपते होठों से कहा, क्या पापा, बुढ़ापे में इतना भी दिमाग काम नहीं करता कि चश्मा बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए? जब भी ऑफिस जाने लगो कोई ना कोई फरमाइश आ जाती है आपकी। कभी दवाई खत्म हो गई तो कभी चश्मा टूट गया। इतने बूढ़े होते जा रहे हो पर समझदारी खत्म होती जा रही है आपकी। माँ तो चली गई पर 80 साल का बच्चा मेरे सर छोड़ चली गई। झल्लाती आवाजों में सचिन ने कहा और चश्मा वहीं पटक कर ऑफिस के लिए निकल गया। एक टूटा चश्मा और 2 सूखी लकड़ियों जैसे पैर पीछे छोड़कर, जो हर पल कांप कांप कर खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहे थे, वहीं चुपचाप खड़े थे। हाँ, उन पर कुछ पानी के बूंदों सा टपक रहा था, दोनों आंखों से दोनों पैरों पर। बाबा, बाबा, ततमा, ततमा बाबा, कहते हुए आयरा टूटे चश्मे को उठाकर अपने बाबा को देने लगी। तभी पीछे से आयरा की मां आई। आप सच में पगला गए हो बाबा। सामने दिख नहीं रहा कि आयरा टूटा हुआ चश्मा उठा रही है? अगर हाथ में लग गई तो? जतीन सही कहते हैं, सठिया गए हैं आप। जितनी ये आपकी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी समझदारी कम होती जा रही है आपकी। अच्छा सुनिए, मैं जा रही हूं। एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, अभी से ही बुला रही है। कुछ तैयारियां करनी है तो रात को कुछ ज्यादा लेट होगा। हाँ, और जतीन भी साथ ही आएंगे। 2-3 पैकेट ब्रेड मंगा लिए हैं, आज उन्हीं से काम चला लीजिएगा। जा रही हूं मैं। पर वो सूखे कपकपाते पैर जो कुछ बूंदों से भीगे हुए थे अभी भी वहीं ठहरे थे। इन सूखे पैरों के ठीक ऊपर कुछ हड्डियां और कुछ लटकते मांस के सहारे 2 हाथ लगे हुए थे। उन 2 हाथों ने अपने ऊपर लगे दोनों आंखों के बहते आंसू को पूछा और टूटे चश्मे की तरफ बढ़ गए। चश्मा तो आज टूटा था पर इसे पहनने वाला हर दिन टूट रहा था और इसके टूटने और बिखरने की आवाज कोई न सुन पाता था न समझ पाता था। हाँ, पर वो 2 आंखें समझ जाती थी जो खुद को इतना बहाने लगती थी कि मानो उनके आंसुओं से सब जुट जाएगा। फिर से टूटकर बिखरे चश्मे अब हाथों में समेटा आ चुके थे। वो कदम धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। उस कमरे में कोई जिंदा इंसान रहता होगा या नहीं ये कहना जरा मुश्किल है। चारों तरफ धूल पड़ी थी और कोई तो नहीं, पर हाँ
रेक पर अक्सर चूहे रेस लगाते हुए मिल जाया करते थे। सामने एक बिस्तर पड़ी थी, उसमें एक चादर भी, पर कब से बिछी थी ये बताना जरा मुश्किल है। पर हाँ, उस पर सोने वाला इंसान किस करवट सोता होगा ये उस पर पड़े छाप को देखकर साफ पता चल रहा था। उन हाथों ने टूटे चश्मों को रेक पर रखा और जरा पीछे आकर पंखे के स्विच को ऑन कर दिया। आंखों ने अपने को ऊपर की ओर घुमाया तो पंखा तो नहीं, पर ऊपर पड़े मकड़ी के जाले हिल रहे थे। अरे ये पंखा तो खराब है, जतिन को कब से कह रहा हूं, इतना व्यस्त रहता है कि फुर्सत कहां। कहते कहते होठ चुप हो गए और कदम धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ गए। हाथों ने किचन में पड़े फ्रिज को खोला। अरे इसमें तो ब्रेड है ही नहीं, कहाँ रख दिया होगा, शायद डाइनिंग टेबल पर हो। पर यहाँ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं, ये आयरा की बदमाशी हो गई। वही कहीं का सामान कहीं रख देती है। जरा उस कमरे में देख लेता हूं। इस कमरे में भी नहीं है, सोफे पर भी नहीं, कहाँ रख दिया बहू ने। उसे ही फोन कर लेता हूं। कहते हुए एक अधमरा शरीर, सूखा पांव जो कि उस शरीर का भार लेने से इनकार कर रहा हो, किसी तरह खुद को सोफे तक लाया और मानो मीलों की सफर करके आया हो, उस थकान के साथ खुद को उस सोफे पर टिका लिया। फिर उन हाथों ने किसी तरीके से खुद को संभालते हुए आयरा की मां मीनाक्षी को फोन लगा दिया। फोन रिंग हो रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। हाथों ने फिर से नंबर डायल कर दिया। इस बार भी कोई आंसर ना मिला। चलो छोड़ो, जतिन से ही पूछ लेता हूं। उन हाथों ने मोबाइल पर जतिन का नंबर डायल कर दिया। पापा, अभी मीटिंग में हूं, बाद में फोन करता हूं। बेटा बेटा। जतिन ने फोन रख दिया। चलो कुछ देर आराम कर लेता हूं, कुछ देर ही नींद आ जाएगी, जतिन मीटिंग से भी निकल जाएगा और बहू ही फोन कर लेगी फिर। ये कहते हुए उन होठों ने खुद को शांत किया और अपना पूरा शरीर का भार उस सोफे को दे दिया। पर भूखे पेट नींद कहाँ आती है। कब उन हाथों ने फिर से मीनाक्षी का नंबर डायल कर दिया। फोन फिर नो आंसर चला गया। इस बार फिर हाथों ने हिम्मत की और फिर कॉल डायल कर दिया। इस बार कॉल उठा। क्या हुआ पापा, मर रहे हो क्या? कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, नहीं उठा रही मतलब कहीं व्यस्त होगी। इतना भी नहीं समझ में आता क्या? बेटा बस ये पूछ रहा था कि ब्रेड कहाँ रखी है। मैंने नहीं रखा कोई ब्रेड, मैंने जतिन को बोल दिया था कि ऑफिस जाने से पहले लाकर रख दे। आप उनसे ही पूछ लीजिए कहाँ रखे हैं। और हाँ, आप कॉल मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। उन हाथों ने बड़ी हिम्मत करके फिर जतिन को फोन लगाया। पापा, बोला था ना मीटिंग में हूं, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? बेटा बस ये पूछ रहा था कि ब्रेड कहाँ रखी है। ब्रेड
तो मीनाक्षी से पूछो ना पापा, मैं किचन में जाता हूँ क्या? कैसी ना समझो वाली बात करते हो पापा। ब्रेड बटर ये सब कहाँ होंगे, मीनाक्षी से पूछो आओ। और हाँ, अब फोन मत करना। उन हाथों ने फोन को फेंक दिया। ब्रेड और बटर तो ना मिली, पर एक चाकू मिल गया। उन हाथों ने उस चाकू को उठाया और वो कदम अपनी कमरे की ओर चल दिए। कुछ मिनटों के बाद सब शांत हो गया, एकदम शांत। हाँ, पर चूहों को एक नई जगह मिल गई थी रेस लगाने के लिए, उस रेक के अलावा। कुछ घंटों के बाद हलचल हुई, कुछ कार आने की आवाज थी। जतिन ऑफिस से घर आ चुका था। पापा, लो ला दिए ब्रेड, ठूस लो। कोई इतने कॉल करता है क्या, और वो भी ब्रेड के लिए? हद हो गई पापा। उनके कमरे की तरफ बढ़ते हुए जतिन ने कहा। अचानक जतिन जोर से चिल्लाया, पापा! उसकी चिल्लाहट सुन उस हड्डी के ढांचों पर रेस लगाते हुए चूहे भाग खड़े हुए। जतिन ने जब अपने पापा की हाथ देखी तो उसमें एक कागज था। उसने झट से उस कागज को अपने हाथों में लिया, उसे खोलकर देखा तो कुछ लाइनें लिखी थी। माफ करना बेटा, रोना मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं ही सठिया गया था, समझदारी खत्म हो गई थी, ना समझ हो गया था मैं। याद है बेटा, वो बगल वाले अंकल के बेटे सौरभ ने जब अपनी नई साइकिल तुम्हें दिखाई थी तो तुम एकटक उसे ही देख रहे थे, कभी उसे देखते कभी मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारे बोलने से पहले ही तुमने वो साइकिल लाकर दी थी, बिना कहे ही समझ गया था मैं। और उस दिन की बात याद है जब हम लोग दोनों मेन मार्केट गए थे और तुम उस स्पोर्ट की दुकान पे उस बैट को देखकर एकदम से रुक गए थे, एकटक उसे ही देख रहे थे। और फिर मुझे इस बार भी तुम्हारे बिना कहे ही मैं सब समझ गया। मैंने वो बैट तुम्हें ला कर दी और तुम दौड़ कर आए थे और मुझे गले से लगा लिया था और कहा था आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। और अब देखो तुम्हारा वो अच्छा पापा कितना नासमझ हो गया। तुम्हें क्या चाहिए तुम कहते नहीं थे, ये तुम्हारी आदत थी। पर मैं समझ नहीं पा रहा था, ये मेरी गलती थी, इसलिए माफ करना अपने इस नासमझ पापा को बेटा। और देखो अब तुम्हारा वो नासमझ पापा फिर से आपका अच्छा पापा बन गया है, आपके बिना कहे ही आपकी विश जान ली और तुम्हारी विश पूरी भी कर दी। एक बार और गले लगाकर कहोगे ना बेटा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, सबसे अच्छे पापा। खुश रहना बेटा, तुम्हारा नासमझ पापा। हाँ, नासमझ।